कि एक्सपोर्ट जो है, क्योंकि दो अलग अलग कंट्रीज़ के बीच होता है एक्सपोर्ट या इंपोर्ट या जो भी इंटरनेशनल बिजनेस है, उसमें दो अलग अलग कंट्री के बायर एंड सेलर होते हैं। इस वजह से उन्हें दोनों कंट्रीज़ के लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना होता है। इसका जो प्रोसीजर है वो एक लेंथी प्रोसीजर है, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस में रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, फॉर्मेलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें हमने अभी तक सारा किया कि कैसे उसको ऑर्डर मिलेगा, कैसे वो अपना रिस्क कवर करेगा और लेटर ऑफ क्रेडिट रिसीव करेगा, सामान जो है प्रोड्यूस करेगा। और इसके बाद अब हम पहुँचे हैं, इसमें मैंने आपको एक बताया था ट्रेड कंसुलेट होते हैं। क्या होते हैं ट्रेड कंसुलेट? ट्रेड कंसुलेट्स बताए थे पिछली क्लास में। कौन होते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एक डॉक्यूमेंट बताया था आपको, इसमें होता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। क्या होता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन? नाम से ही पता चल रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है? ORIGIN। ओरिजिन कहाँ से शुरू हुआ? तो क्या बताया था मैंने आपको कि इंटरनेशनल बिजनेस में कई बार जो इंपोर्टर की कंट्री है वो सर्टिफिकेट चाहती है। उनका क्या होता है कि कुछ कंट्रीज़ के साथ आपस में इस तरह के रिलेशनशिप होते हैं कि वो उस पर्टिकुलर कंट्री से इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कुछ कंसेशंस या सब्सिडीज़ दे देते हैं। सब्सिडीज़ तो क्या, वो उनको कुछ टैक्स में छूट दे देते हैं, कस्टम ड्यूटी में। तो उसके लिए उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए होता है कि आपका जो सामान कि उस कंट्री से आया है। तो ये चीज़ इंपोर्टर जो है एक्सपोर्टर से डिमांड करता है। इंपोर्टर डिमांड करता है कि आप हमें एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बना कर दो। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है ट्रेड कंसुलेट उसको बना कर देता है। ट्रेड कंसुलेट मैंने आपको बताया था कि हर कंट्री में दूसरी कंट्री की एम्बेसीज होती हैं। बताया था आपको एम्बेसीज क्या होती हैं? जो उस कंट्री में अपनी कंट्री के जो नागरिक आए हुए हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। आजकल आपको पता है यूक्रेन में जो है एक टर्मोइल चल रहा है, वहाँ चल रही है प्रॉब्लम, है ना, आपस में उनकी कुछ वॉर चल रही है, रूस की और यूक्रेन की। और कल ही उसका फिर वहाँ का जो इंडियन एम्बेसी है, इंडिया की एम्बेसी यूक्रेन में भी है। और यूक्रेन में हमारे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने गए हुए हैं। तो उन्होंने, इंडियन एम्बेसी वालों ने यूक्रेन में जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो प्रोटेक्ट करेगी। और उन्होंने ही कहा है कि जो लोग जाना चाहते हैं वो यहाँ से अपनी कंट्री में वापस भी जा सकते हैं, यानी वो उनका पूरा वहाँ पर प्रोटेक्ट करते हैं। तो नॉट ओनली इंडिया अपनी कंट्री के सिटीजन्स के अलावा वो वहाँ से उस कंट्री से अपनी कंट्री में होने वाले व्यापार को भी वो लोग रेगुलेट करते हैं, देखते हैं कि कोई भी गलत पॉलिसी अगर बनती है, कुछ बनती है, तो उसमें वो लोग भी शामिल होते हैं। जैसे उनके साथ कोई पॉलिसी बन रही है, ट्रेड पॉलिसी बन रही है उस कंट्री के साथ, या सामान सही क्वालिटी का जा रहा है, तो वो लोग जब सामान पैक होता है उससे पहले हम उनको ट्रेड कंसुलेट को, वहाँ पर ट्रेड कंसुलेट होता है एम्बेसी में, ठीक है, ऑफिसर है ट्रेड कंसुलेट, जो ये देखता है कि उसकी कंट्री में जो सामान एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो कहाँ पर बैठा है, एक्सपोर्टर की कंट्री में। तो वहाँ से सामान पैक होकर उसकी कंट्री में जा रहा है, तो ट्रेड कंसुलेट सामान को चेक कर सकता है और वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बना कर देता है कि हाँ उसकी निगरानी में ये सामान इस कंट्री में बना है। ये चीज़ आपको इसमें सपोर्ट मटेरियल में डिटेल में नहीं दी है, लेकिन आप इसको एनसीईआरटी की बुक से, एनसीईआरटी की बुक में इसके बारे में बताया गया कि ट्रेड कंसुलेट कौन होता है और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है। आपको मैं बार बार बता रही हूँ, इंटरनेशनल बिजनेस में डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, उसकी डेफिनेशन बताओ, ये डॉक्यूमेंट क्या होता है, या आपको केस स्टडी दे दी जाती है, उसमें अलग अलग चीज़ के कागज़ दिए, इस चीज़ के डॉक्यूमेंट दिए, अब आपसे पूछेंगे इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका 10th स्टेप है, इसके बाद जब आपने सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ले लिया, फिर जो एक्सपोर्टर है वो शिपिंग कंपनी से कांटेक्ट करता है। शिपिंग कंपनी कौन होगी? शिपिंग कंपनी क्या हुई? जिसके शिप से सामान जाना है,
जैसे हम अगर हमें ट्रेन से जर्नी करनी है तो हमें ट्रेन की टिकट लेनी पड़ती है इंडियन रेलवे से। ऐसे ही अगर हमें शिप से अपना सामान भेजना हो तो हमें शिपिंग कंपनी से स्पेस बुक करवानी पड़ती है कि हमारा सामान इस दिन इतना सामान लोड होगा। तो वो लोग को हम अपना सामान के बारे में बताते हैं कि हमारा क्या कंसाइनमेंट है। जो सामान पैक होकर जाता है उसको बोला जाता है कंसाइनमेंट। तो वो हम उनके पास अपने कंसाइनमेंट के लिए जगह बुक करवाते हैं। अगर हमारा कंसाइनमेंट बहुत बड़ा हो तो पूरा शिप भी बुक करवाया जा सकता है, जिसको चार्टर कहा जाता है। शिप को चार्टर किया गया। और नहीं तो फिर हम स्पेस बर्थ बुक करवा लेते हैं, जिसको कहते हैं ना बर्थ केबिन बुक करवा लेना, बर्थ बुक करवा लेना। ठीक है। और इसके बदले में शिपिंग कंपनी, हम उसको पेमेंट करेंगे तो शिपिंग कंपनी हमें शिपिंग ऑर्डर बना कर देगी। तो अंडरलाइन कर लो, व्हाट इज शिपिंग ऑर्डर? शिपिंग ऑर्डर इज एन ऑर्डर बाय द शिपिंग कंपनी टू द कैप्टन। जैसे हम लोग ट्रेन की टिकट हमें मिल जाती है, ऐसे शिप में सामान लोड करने के लिए हमें शिपिंग ऑर्डर मिलता है। ठीक है। द गुड्स आर पैक्ड एंड मार्क्ड विद नेसेसरी डिटेल। जब हमने शिपिंग ऑर्डर बनवा लिया तो उसके बाद हमारे गुड्स जो है पैक होते हैं, पैक किए जाते हैं। कहाँ से आए हो भाई तुम? उस दिन भी। इसके बाद शिपिंग ऑर्डर हमने ले लिया, हमारी एक डेट डिसाइड हो गई। हमें वहाँ तक, आपको पता ही है कि हर कंपनी तो शिपिंग पोर्ट पर नहीं होगी, शिप पोर्ट पर नहीं होगी। तो हमें अपना सामान वहाँ तक डिस्पैच करना है। उसके लिए हमें ट्रेन की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर हमारा देखा ये होगा कि हमारी जो सिटी है वो पोर्ट से कितनी दूर है, तो उसके लिए आपको पता ही है कि अगर हमें इंटरनल से सामान पोर्ट तक ले जाना हो तो कैसे कैसे ले जा सकते हैं हम? आइदर थ्रू ट्रेन्स, मालगाड़ी पता है ना, गुड्स ट्रेन होती हैं, और प्लेन से भी ले जा सकते हैं अगर पेरिशेबल नेचर का सामान हो तो, और रोड ट्रांसपोर्ट, ट्रक्स, टेम्पूज करके, तो जैसे मर्जी हम ले जा सकते हैं ना, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट हो, डिस्टेंस को देखते हुए, प्रोडक्ट के नेचर को देखते हुए, टाइम को देखते हुए हम लोग फिर वहाँ पर भी अपनी बुकिंग करेंगे। इसके अलावा सामान पैक होगा, उसके ऊपर मार्किंग की जाएगी। मार्किंग में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है REC नंबर। वो क्या होता है? REC नंबर नहीं लिया था हमने एक्सपोर्ट के टाइम? जब हमने लाइसेंस लिया था तो हमारी ID बन जाती है जो, वो हम उसके ऊपर लिखेंगे। डेस्टिनेशन पोर्ट होगा सारा, देखो, डिटेल लाइक नेम एंड एड्रेस ऑफ द इम्पोर्टर, ग्रॉस एंड नेट वेट, पोर्ट ऑफ शिपमेंट एंड डेस्टिनेशन, कहाँ से सामान आ रहा है, कहाँ जा रहा है। इसके बाद जो है वो सारी पैकिंग प्रॉपरली होगी। इस तरह से पैकिंग की जाएगी कि सामान डैमेज ना हो किसी भी तरह से। उसको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स अलग से लगेंगे ताकि सामान मिक्स ना हो। और इसके बाद उस सामान को एप्रोप्रिएट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से पोर्ट तक पहुंचाया जाएगा। In order to protect the goods against the risk of loss of or damage due to the perils of the sea transit, the exporter gets the perils of the sea transit. Importer gets the goods insured with an insurance company. ये भी कंपलसरी होता है कि जब आप अपना सामान दूसरी कंट्री में भेज रहे हो तो शिपिंग कंपनी हमेशा सामान को इंश्योरेंस के बाद ही एक्सेप्ट करती है। आपने मैरीन इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में पढ़ा है, तो वो मरीन इंश्योरेंस यही होता है जिसमें कि जो इंश्योरेंस किया जाता है वो यही किया जाता है कि अगर सामान बीच में किसी भी सी पैरिल के कारण, सी पैरिल मतलब समुद्र में होने वाली दुर्घटनाओं के कारण अगर डैमेज होता है तो उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस करवाना कंपलसरी होता है। विदाउट इंश्योरेंस जो है शिपिंग कंपनी सामान एक्सेप्ट नहीं करती। इसके बाद बिल्स आर रिक्वायर्ड बाय द इम्पोर्टर फॉर गेटिंग द गुड्स क्लियर्ड फ्रॉम द कस्टम्स। तो जब वो जाकर को दी नहीं है, इसके बाद जब सामान जाकर शिपिंग कंपनी को हैंड ओवर किया जाता है तो हमें एक मेट रिसीप्ट मिलती है। मेट रिसीप्ट क्या होती है कि जब हम अपना सामान लोड कर देते हैं, यानी कि जब सामान हम शिपिंग कंपनी का जो शिप का कैप्टन होगा, शिप का कैप्टन कौन है? शिप का इंचार्ज है, उसको सामान हैंडेड ओवर किया जाता है और वो जो है एक रिसीप्ट देता है कि आपको सामान मिल गया। तो जो रिसीप्ट होती है उसको बोलते हैं मेट्स रिसीप्ट।
कप्तान की रसीद इसको बोला जाता है। तो वो रसीद के बेस पर फिर एक फाइनल डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, बिल ऑफ लेडिंग। तो ये डॉक्यूमेंट आपको अलग से देखो लिस्ट दे रखी है, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू शिपमेंट। डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू शिपमेंट दे रखे हैं, जैसे शिपिंग बिल। इट इज़ द मेन डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच परमिशन इज ग्रांटेड फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बाय द कस्टम ऑफिस। हमें एक शिपिंग बिल भी तैयार करना होता है। शिपिंग बिल फाइनल डॉक्यूमेंट होता है जो हम कस्टम क्लियरेंस के लिए लेते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट में शिपिंग बिल करके डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, जिसकी 5 कॉपी तैयार की जाती हैं। और उसके बेस पर जो है वो भी जब सामान लोड करवाने के लिए जाते हैं तो शिपिंग बिल की कॉपी उसके साथ अटैच की जाती है कि हमने जो भी कस्टम ड्यूटी पे करनी थी वो पे कर चुके हैं। इसके अलावा देखो मेट रिसिप्ट आपको डॉक्यूमेंट्स में अलग से दिखाई दे रही है कि व्हाट इज़ मेट रिसिप्ट। दिस रिसिप्ट इज़ इशूड बाय द कैप्टन और मेट ऑफ द शिप, ठीक है, कैप्टन या मेट जो भी है, टू द एक्सपोर्टर आफ्टर द गुड्स आर लोडेड ऑन बोर्ड ऑफ द शिप। इट कंटेन्स नेम ऑफ द वेसल, वेसल मतलब जहाज, डिस्क्रिप्शन ऑफ पैकेज, वो उसमें सारा कुछ डिटेल होती है कि क्या सामान आ रहा है, कब आ रहा है, वो पूरी डिटेल होती है। और ये भी बताया जाता है कि क्या पैकेजिंग में कोई डिफेक्ट था, वो देखते हैं कि पैकेजिंग प्रॉपर हुई है या नहीं। इसके बाद देखो आपको थर्ड डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, बिल ऑफ लेडिंग। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द शिपिंग कंपनी। इट एक्ट्स एज एन एविडेंस अगेंस्ट द एक्सेप्टेंस ऑफ शिपिंग कंपनी टू कैरी द गुड्स टू द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। वो जब हम सामान लोड करवा देते हैं तो जो मेट रिसिप्ट मिलती है उसे ले जाकर शिपिंग कंपनी से हमें फाइनल डॉक्यूमेंट लेना होता है कि हाँ हमारा सामान लोड होकर जा चुका है। तो एक एविडेंस है, तो उसके रूप में शिपिंग कंपनी हमें बिल ऑफ लेडिंग प्रिपेयर करके देती है। हमें ये बिल ऑफ लेडिंग, शिपिंग बिल की कॉपी और अपनी फाइनल इनवॉइस की कॉपी फिर इंपोर्टर को भेजनी होती है कि आपके यहाँ से सारा सामान चला गया है, और इंपोर्टर उसको अपनी कंट्री में फिर जब उसके यहाँ सामान पहुँच जाता है तो ये डॉक्यूमेंट दिखाकर इंपोर्टर उस सामान को शिपिंग कंपनी से ले लेता है। ठीक है, ऐसे एक एयरवे बिल होता है। अगर हमने सामान शिप की बजाय प्लेन से भेजा हो तो हमें एयरवे बिल मिल जाएगा। तो देखो ये आपको ना एक इसमें जो सपोर्ट मटेरियल में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बाइफरकेट कर दिए हैं। जैसे डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू गुड्स, देखो 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना। ए डॉक्यूमेंट हो गया डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू गुड्स। गुड्स के डॉक्यूमेंट्स में पैकिंग लिस्ट कि हमने क्या क्या पैक किया है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ध्यान आ गया, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या है कि कहाँ से ये माल बना है उस कंट्री का सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, वो जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी इसके सर्टिफिकेट्स देती है, और यहाँ इंस्पेक्टर होता है जो क्वालिटी का जो है सर्टिफिकेट देता है। और एक्सपोर्ट इनवॉइस, ठीक है, कि हमने क्या क्या माल एक्सपोर्ट किया है उसकी पूरी डिटेल। फिर देखो डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू शिपमेंट, इसमें देखो आपका आ गया एक तो मेट्स रिसीप्ट। पहला तो ऐसे इन्होंने शिपिंग ऑर्डर लिखा नहीं है, शिप में जो स्पेस बुक करवाई जाती है वो तो हो जाता है शिपिंग ऑर्डर। मेट रिसिप्ट कब मिलती है, जब सामान हम कैप्टन को हैंड ओवर कर देते हैं, यानी सामान उस जो है शिप पर लोड हो जाता है। तो जो कैप्टन इस चीज़ का प्रूफ लिख कर देता है कि सामान लोड हो गया है और किस कंडीशन में सामान था उसके बारे में वो देता है। इसके बाद बिल ऑफ लैंड, ये शिपिंग बिल कौन बनाता है, शिपिंग बिल कौन बनवाएगा, एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर खुद शिपिंग बिल तैयार करवाता है, जो कस्टम जो हाउस है उसके पास जाकर इसकी 5 कॉपी बनाई जाती हैं, और इसके बेस पर कि हमने ये इस वैल्यू का सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स वगैरह वो पे करके टैक्स क्लियरेंस लेता है, कस्टम ड्यूटी क्लियरेंस लेता है। बिल ऑफ लैंडिंग, लैंडिंग नहीं लैडिंग, बिल ऑफ लैंडिंग कौन प्रिपेयर करके देता है, शिपिंग बिल कौन बनाता है, अच्छा ये हो गया। बिल ऑफ लैंडिंग कौन करता है, शिपिंग कंपनी। जब मेट की रिसीप्ट मिल जाती है तो उसके बेस पर वो एक तरह से कच्चा डॉक्यूमेंट हो गया कि हाँ सामान लोड हो गया है, फिर शिपिंग कंपनी बिल ऑफ लैंडिंग बनाकर देगी। और मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी हमें साथ में लेनी कंपलसरी है। हाँ, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू पेमेंट, अगर हमें पेमेंट रिसीव करनी है तो उसका सबसे पहले लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है लेटर ऑफ क्रेडिट। ये बहुत आता है एग्जाम में भी कि व्हाट इज़ लेटर ऑफ क्रेडिट। स्टार्टिंग का डॉक्यूमेंट है,
गारंटी लेटर होता है ना, गारंटी लेटर फ्रॉम द, कौन इशू करेगा? इम्पोर्टर। फ्रॉम द बैंक ऑफ द इम्पोर्टर, कि जो इम्पोर्टर का बैंक है वो एक गारंटी लिख कर देता है कि जब भी आपका माल इम्पोर्टर की कंट्री में आ जाएगा उसके बाद हम आपकी पेमेंट कर देंगे। तो ये गारंटी हो जाती है। दूसरा है बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना, जब हम अपना माल भेज देते हैं तो फिर हम एक बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ड्रॉ करके उनको भेजते हैं और वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद हमें उसके अगेंस्ट पेमेंट मिलती है जब सामान वहाँ पर पहुँच जाता है। और बैंक सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट, और इसके अलावा जब वो बिल पेमेंट कर देते हैं बिल की, तो बैंक हमें, उनका बैंक, इम्पोर्टर का बैंक एक सर्टिफिकेट बना कर देगा कि आपके बिल के अगेंस्ट पेमेंट की जा चुकी है। तो इस तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसके हमारे बनाए जाते हैं। देखो इसका क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ अ कंट्री इंपोर्ट्स मोर देन इट्स एक्सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। ये तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का है ना। हाँ जी, जैसे एक्सपोर्ट प्रोसेस है ऐसे ही इंपोर्ट भी प्रोसेस है। इंपोर्टर को भी अपनी कंट्री में काम करना है। इंपोर्टर की शुरुआत कहाँ से हुई? उसने इंक्वायरी भेजी और ऑर्डर भेज दिया। इसके बाद जब तक माल उसके पोर्ट पर नहीं पहुँच जाता, उसकी कंट्री में माल नहीं पहुँच जाता, तब तक उसका कोई काम नहीं है। तो देखो इसके क्या होंगे? पहला स्टेप है ट्रेड इंक्वायरी, तो ये वही होगी जो एक्सपोर्टर के पॉइंट में थी कि इंक्वायरी करेगा कि सामान अवेलेबल है या नहीं है, क्या रेट है, सब चीज़ें करेगा। दूसरा प्रोक्योरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, उसको इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा अपनी कंट्री में कि मुझे सामान इंपोर्ट करना है। ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज, उसको पेमेंट करने के लिए तैयारी करनी है। तो वो फॉरेन एक्सचेंज का आपको पता है कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसमें फॉरेन करेंसी यूज़ की जाती है। फॉरेन करेंसी ज़्यादातर डॉलर, इंटरनेशनल डॉलर हो सकता है या उस कंट्री की अपनी करेंसी होती है। उसको वो इकट्ठी करनी पड़ेगी, अरेंज करनी पड़ेगी। कैसे अरेंज करेगा वो? अपने कंट्री में बैंक्स होते हैं, एक्सचेंज बैंक्स होते हैं, उनसे कांटेक्ट करके वो अपनी करेंसी देता है अपनी कंट्री की और बदले में उसको फॉरेन करेंसी मिल जाती है। आपको पता है एक्सचेंज रेट्स होते हैं, करेंसी के एक्सचेंज रेट होते हैं ना। जैसे डॉलर का है मान लो 73 रुपीज़ है, तो हम अपने 73 रुपीज़ देंगे तो उनका $1 हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से एक्सचेंज रेट के हिसाब से वो फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पहले से अरेंजमेंट करके रखता है। इसके बाद प्लेसिंग ऑर्डर और इंडेंट, इसके बाद वो ऑर्डर प्लेस कर देता है। ठीक है, ऑर्डर प्लेस करने के बाद उसको लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंज करके देना होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? ये वही है। फिर अरेंजिंग ऑफ फाइनेंस का अरेंज करेगा। फिर इसके बाद देखो जब माल उसके लोड हो जाएगा तो उसके पास शिपमेंट एडवाइस आएगी, रिसीप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस, की सामान शिप हो गया है इस बारे में उसके पास एडवाइस आएगी। और इसके बाद वो क्या करेगा? शिपिंग कंपनी के पास जाएगा कि सामान पहुंच चुका है, उसके पास ये शिपिंग एडवाइस आ गई। फिर वो वहाँ जाकर सारे इंपोर्ट डॉक्यूमेंट उनको दिखाएगा। उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ चुके होंगे बाय पोस्ट, या उसके बैंक में डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं एक्चुअली में। ठीक है, जहाँ से उसने लेटर ऑफ क्रेडिट लिया था वहाँ पर उसके डॉक्यूमेंट्स, सारे शिपिंग के डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। वो बैंक में अपनी पेमेंट जमा करवा कर डॉक्यूमेंट रिलीज़ करवाता है। फिर उन डॉक्यूमेंट्स के बदले में वो शिपिंग कंपनी से वो सामान रिसीव कर लेता है। ठीक है, कस्टम क्लियरेंस एंड रिलीज़ ऑफ गुड्स, और इस तरह से जो है उसको गुड्स उसके मिल जाते हैं। तो ये आपका जो इंपोर्ट प्रोसीजर है वो एक्सपोर्ट प्रोसीजर से पहले भी शुरू होता है और उसके बाद तक चलता है। तो इस तरह से आपने इसके भी सारे डॉक्यूमेंट्स करे, और इसको आप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसके आपने डॉक्यूमेंट्स करने हैं, समझने हैं। हाँ जी, फॉरेन ट्रेड प्रमोशन मेजर्स एंड स्कीम्स। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाना। क्या चल रहा है भैया तुम्हारा? कि हमारे यहाँ इंडिया में फॉरेन ट्रेड को, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स लॉन्च की हुई हैं और क्या क्या वो स्टेप्स उठाती है।
जैसे सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाते हुए भी बताया था कि एक होती है ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम का मतलब क्या है कि इसमें गवर्नमेंट, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करने में अगर एक्साइज ड्यूटी दी हुई है तो उसको वापस करती है। क्या बात हो गई है पीछे भाई? हाँ, क्या सॉल्यूशन, क्या चल रहा है आपका? हाँ जी, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम के बारे में क्या बताया था मैंने कि जब सामान बनाया जाता है तो बनाते समय आपको पता होगा, एक तो हम जीएसटी लगता है, इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी भी लगती है कुछ प्रोडक्ट्स में। ठीक है, बीच में एक्साइज ड्यूटी जो मैन्युफैक्चरिंग की स्टेज पर लगती है। तो हमारी गवर्नमेंट ने, और उसके कारण क्या होता है कि प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है। एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट के पास चली जाती है, यानी टैक्स जाता है, उसके कारण प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट ने स्कीम लगाई हुई है कि जिन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाना है, उन प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान अगर कोई एक्साइज ड्यूटी पे की गई है तो वो एक्साइज ड्यूटी आप वापस क्लेम कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपके प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा ना इंक्रीज हो जाए। तो देखो, गुड्स मेंट फॉर एक्सपोर्ट्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू पेमेंट ऑफ वेरियस एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज़। ठीक है, एनी सच ड्यूटीज पेड आर रिफंडेड टू एक्सपोर्टर्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ दीज गुड्स टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। सच रिफंड्स आर कॉल्ड ड्यूटी ड्रॉबैक। ठीक है, जो कौन सा रिफंड, किस चीज़ का रिफंड? जो एक्साइज ड्यूटी, या अगर किसी, उन्होंने मान लो एक सामान को बनाने के लिए दूसरी कंट्री से पहले रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, तो इंपोर्ट के ऊपर मान लो उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी दे रखी है, इंपोर्ट करते समय उन्हें टैक्स देना पड़ा, जिसको इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं, रॉ मटेरियल के ऊपर। या उन्होंने मान लो बाहर से मशीनें मंगवाई थी, मशीनें मंगवाते हुए उनके इंपोर्ट पर उन्हें इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ी। ठीक है, फिर उन्होंने अपनी कंट्री में उस सामान को बनाया तो सामान बनवाते हुए एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ी उन्हें। तो ये सब चीज़ें उस प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा रही थी। तो गवर्नमेंट ने स्कीम्स बनाई हुई हैं कि जो सामान आपने एक्सपोर्ट किया है, उस सामान के प्रोडक्शन के टाइम जो भी इंपोर्ट ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी पे की जा चुकी है, आप उसको रिफ़ंड ले सकते हो। ठीक है, रिफ़ंड लेने से क्या फ़ायदा होगा? सामान, हमारा सामान की जो प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगी, कॉस्ट कम हो जाएगी, तो हमारा माल एक्सपोर्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जिन चीज़ों का एक्सपोर्ट उन्हें बूस्टअप करना होता है, बढ़ाना होता है, उसमें वो ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम लॉन्च कर देते हैं। फिर है एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग अंडर बॉन्ड स्कीम। तो जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक तो हो गया कि सामान आप बना चुके हो, एक्साइज दे चुके हो, सब कुछ दे चुके हो, फिर आप वापस क्लेम कर रहे हो। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कि पहले पेमेंट करें और फिर उसको रिफ़ंड लें, इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और स्कीम चलाई हुई है जिसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग अंडर बॉन्ड स्कीम। अंडर दिस फैसिलिटी फर्म कैन प्रोड्यूस गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ एक्साइज, एक्सरसाइज नहीं बेटा, एक्साइज है, एंड अदर ड्यूटीज़। इसमें क्या है कि फर्म जो है पहले ही एक सर्टिफिकेट दे देती है कि हम जो सामान बना रहे हैं इट विल बी एक्सपोर्टेड ओनली। ठीक है, तो वो सामान बनाते समय ही एक्साइज ड्यूटी पहले ही नहीं पे करती, यानी ये नहीं है कि पहले पे करे फिर वापस ले उससे। तो गवर्नमेंट, हम पहले एक बॉन्ड बनाकर गवर्नमेंट को एक अपनी तरफ से अंडरटेकिंग दे देते हैं कि हम जो भी सामान बना रहे हैं इट विल बी एक्सपोर्टेड ओनली। ये बॉन्ड बनाने के बाद हम प्रोडक्शन करते हैं, तो उस सर्टिफिकेट के बेस पर हम पहले स्टेप पर एक्साइज ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी देने से बच सकते हैं। तो द फर्म कैन अवेल दिस फैसिलिटी आफ्टर गिविंग एन अंडरटेकिंग, जिसको हम बॉन्ड बोल देते हैं। बॉन्ड के हम अपने आप को बॉन्ड कर लेते हैं कि हम जो भी सामान बनाएंगे वो केवल एक्सपोर्ट होगा। ये बॉन्ड ज़्यादातर होता है कि 50% या उससे ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स, जैसे जीएसटी टैक्स वगैरह से भी उनको, आजकल पहले सेल्स टैक्स होता था, अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, तो उससे भी कुछ प्रोडक्ट को गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर देती है।
भाई एक काम करो आप ना, अपना पहले जो करना मतलब छूट देना, ठीक है, यानी किसी उससे आपको छूट दे दी गई है, एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो गुड्स मेंट फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस आर नॉट सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स, यहाँ पर सेल्स टैक्स की बजाय हम जीएसटी कह सकते हैं, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑपरेशंस हैड बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड। क्या? तो ये ना उसको बोल के जाओ, ठीक से। हाँ जी, income derived from export operations had been exempted from payment of income tax for a long period। जैसे वो एक थोड़ा सा वो छूट दे देते हैं, जैसे शुरू में अगर कोई एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो शुरू के 5 साल तक उनको, जिसको टैक्स हॉलीडे भी बोला जाता है, कि आपको 5 साल तक एक्सपोर्ट से अगर कोई इनकम अर्न होती है, प्रॉफिट अर्न होता है, तो आपको उसके ऊपर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप की छूट मिल जाती हैं, ठीक है। और इसी तरह से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स एंड यूनिट्स सेटअप इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स फॉर सिलेक्टेड ईयर्स। जैसे हमारे यहाँ ना कुछ एरियाज़ जो हैं, कुछ जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं, आपको पता है इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं, वो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए बनाए जाते हैं। क्या ख़ास बात नज़र आती है आपको इंडस्ट्रियल एरियाज़ में? वो थोड़ा सा एक तो रिहायशी एरिया से दूर होते हैं, और हर तरह की फैसिलिटीज, रॉ मटेरियल, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करवाया जाता है। आपने उस दिन पूछा था ना इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, क्या बताया था आपको? फैसिलिटीज़ चाहिए, जो उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए जो फैसिलिटीज़ चाहिए, ठीक है। चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो पावर हो, या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो, जैसी भी चीज़ें, रोड्स हों, तो वो पूरी फैसिलिटीज़ उस जगह पर डेवलप करके एक एरिया डेवलप किया जाता है, जिसको हम इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं। तो जैसे इंडस्ट्रियल एरिया आपने देखे होंगे हमारी दिल्ली में भी कई जगह पर डेवलप्ड है, तो ऐसे ही हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने कुछ एरियाज़ डेवलप किए हैं जिसको एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बोला जाता है, या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बोला जाता है, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स यानी वहाँ पर उन्हीं फैक्ट्रीज़ को, उन्हीं जो है बिजनेस यूनिट्स को सेटअप करने की परमिशन दी जाएगी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो। और वहाँ पर समझ लो, वहाँ पर उस एरिया में एक्सपोर्ट को बढ़ावा, एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए, उसको ज़्यादा कन्वीनियंटली एक्सपोर्ट किया जा सके, इसके लिए बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे वहाँ पर जो है सेमिनार्स करवाना, या वहाँ पर एक्सचेंज बैंक्स का अवेलेबिलिटी करवाना, पावर, या वहाँ पर टैक्स छूट दे देना, वहाँ पर बैंक्स अवेलेबल करवाना, पावर की सप्लाई ऐसे रखना ताकि वहाँ से एक्सपोर्टर को सामान बनाकर एक्सपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वहाँ पर ये एजेंट्स के ऑफिसेज खुल गए, उसके आसपास सब चीज़ें जो हैं वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ इस तरह से प्रोवाइड की जाती है। तो कुछ उन्होंने एरियाज़ हमारे यहाँ बने हुए हैं जिनको एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एडवांस लाइसेंस स्कीम स्टार्ट की हुई है, और इसके अलावा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के बारे में जैसे मैंने बताया ये किया हुआ है। तो ये सब जो है फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं ताकि एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके।